एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। रेस्पिरेशन का इनिशियल स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस, वो कहाँ हो रहा था? साइटोप्लाज्म में, जिसमें हमको क्या प्रोडक्ट मिला था? पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म से अब चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में, और अब माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन बाकी होंगे। ठीक है, मेन इवेंट्स जो एरोबिक रेस्पिरेशन के हैं क्या क्या हैं? फर्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड बाय द स्टेपवाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स। पायरुविक एसिड में से हाइड्रोजन एटम्स रिमूव होने हैं, जिससे कि वहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा काम क्या होता है? पासिंग ऑन of the electrons removed as part of the hydrogen atoms to molecular oxygen with simultaneous synthesis of ATP। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एक ATP बनेगी। रेस्पिरेशन में हमको यही बनता है ना, ग्लूकोज ऑक्सीजन से काम करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब आपको ये भी याद रखना ये काम हो कहाँ रहा है? आपने बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में भी एग्जैक्टली कहाँ? तो ये दो काम जो हो रहे हैं, इसमें से फर्स्ट प्रोसेस होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड सेकंड प्रोसेस होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब हम इसके रिएक्शंस देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं TCA साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, TCA साइकिल भी बोलते हैं। एक्चुअली साइंटिस्ट था हेंस क्रैब, जिन्होंने ये पूरा देखा था कि क्या क्या होता है, स्टेप्स बताए थे हमें पायरुविक एसिड के बाद आगे एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। ठीक है, तो ये एक उनको पता चला था एक साइक्लिक पाथवे है, जिसको उन्होंने TCA साइकिल भी बोला, और उसको हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं इस साइंटिस्ट के नाम पर। ओके, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, इसका रिएक्शन समझते हैं। ओके, पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो हमें मिला था ग्लाइकोलाइसिस से, अब वो को एंजाइम A के साथ बाइंड कर रहा है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है। ये देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर दी। NAD का रिएक्शन हो रहा है, वो NADH और H+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो 3 कार्बन थे पायरुवेट में, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बन गया CO2। तो अब क्या बना? 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, अब ये 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम A एक 4 कार्बन कंपाउंड यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ अटैच हो गया, और 6 कार्बन कंपाउंड बन गया सिट्रिक एसिड। ये देखो यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और ये दोनों मिलकर क्या बना दिए? 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड। अब इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी सिट्रिक एसिड में से, और NAD यूज होगा, और अभी बन गया 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अब इस 5 कार्बन कंपाउंड में से फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ठीक है, एक GTP बन रहा है, NAD यूज हो रहा है, और अब ये बन गया 4 कार्बन कंपाउंड सक्सेनिक एसिड। ठीक है, 4 कार्बन कंपाउंड सक्सेनिक एसिड ने अपना शेप चेंज करते हुए वो बन गया मैलिक एसिड, वो भी 4 कार्बन कंपाउंड ही है, यानी अब यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रही है, 4 कार्बन कंपाउंड ही रहा। मैलिक एसिड फर्दर चेंज हो गया इनटू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, वो भी 4 कार्बन कंपाउंड ही है। ठीक है, और ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर से नेक्स्ट चेन के लिए काम कर रहेगा। तो ओके, तो 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हमें पहले से प्रेजेंट था, और इस साइकिल के एंड में फिर से बन गया। तो वो जो चीज़ हमने ली थी, कंज्यूम हुई थी स्टार्टिंग में, वो वापस से प्रोड्यूस हो गई, वो वहीं की वहीं है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आए? ऊपर से 3 हमारे पास आए थे ना, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन थे ना, तो यहाँ पे तीनों कार्बन
एक एक कार्बन डाइऑक्साइड बन के बारी बारी रिलीज़ हो गए। सबसे पहले तो एक ऊपर ही हो गया था, एक कार्बन यहाँ पर रिलीज़ हो गया, ठीक है। नंबर 2 कार्बन यहाँ रिलीज़ हो गया और नंबर 3 कार्बन यहाँ रिलीज़ हो गया। तो ग्लाइकोलिसिस का जो पायरुविक एसिड आया था 3 कार्बन कंपाउंड, वो 3 कार्बन एक एक बारी बारी से कार्बन डाइऑक्साइड बन के रिलीज़ हो गए, ठीक है। 3 कार्बन डाइऑक्साइड बन गए और यहाँ पे कुछ GTP बना है, NADP बना है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ग्लूकोज ब्रोक डाउन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं, कुछ NADH बने हैं, FADH बने हैं, ठीक है। और TCA साइकिल में पहले ATP बना था। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक हमने जो बात करी उसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं हुई, ग्लूकोज अपना आप ब्रेक डाउन हो रहा है, चलता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गई लेकिन ऑक्सीजन तो नहीं बनी, है ना। और ATP भी कम ही बने, जितने और तो नहीं बने, अभी स्टार्टिंग में ही बने थे। तो अब उसके बारे में आगे जानना है, तो वो अब होगा हमारा सेकेंड स्टेप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हेल्प से ETS सिस्टम बोलते हैं इसको, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होते होते ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। जैसे फोटोसिंथेसिस में था ना, उस तरीके से यहाँ पर एक अलग टाइप का पंप है। ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये चैनल प्रेजेंट हैं और जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, ये जो पहला स्टेप था TCA साइकिल के लिए कहाँ हो रही थी, मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हुई, ठीक है। और अब अगला जो स्टेप होना है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास ऑन होते होते में प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन, वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहे हैं और वो आगे काम कर रहे हैं उनकी मूवमेंट से। फिर वही मेम्ब्रेन में कौन प्रेजेंट है, ATP बनाने वाला एंजाइम ATP सिंथेस, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, हमने फोटोसिंथेसिस में भी देखा था, F0 और F1, ठीक है। F0 एक चैनल का काम करता है जिसमें से प्रोटॉन्स मूव करते हैं और जब वो बाहर की साइड आते हैं तो वो ATP फॉर्म करते हैं। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट के प्रेजेंस में F1 जो पार्ट है पेरीफेरी पे प्रेजेंट है वो ATP बनाता है, दैट इज़ द साइट ऑफ ATP सिंथेसिस। और F0 क्या है, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो एक चैनल का काम कर रहा है जिसमें से प्रोटॉन्स मूव करेंगे और ये प्रोटॉन्स की मूवमेंट से ही जो कैटालिटिक साइट है यानी जो एंजाइम है वह एक्टिव हो पाता है, ठीक है। 2 प्रोटॉन्स मूव करते हैं तो एक ATP बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनल यहाँ पर हमको ATP मिल रहा है। प्रोटॉन्स की मूवमेंट, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मेम्ब्रेन्स में बहुत सारे पैसेजेस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को मूव करते हुए फाइनली प्रोटॉन बाहर निकलता है, ओके। अब ये हमारा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट मतलब कि पूरा हिसाब किताब लगाएं तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा बीच में ATP यूज़ भी हो रहे थे, कुछ NADP यूज़ हो रहे थे या कुछ प्रोड्यूस हो रहे थे, तो कितनी बना ATP कुछ बना भी है, जितना बना उतना यूज़ हाथों हाथ ही हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको हमें कैलकुलेशन देखनी है। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, इट इज़ अ सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे विद वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट। पहले ग्लाइकोलिसिस हुई, फिर TCA साइकिल, फिर ETS, फाइनली ATP प्रोड्यूस होता है, ठीक है। NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and it undergoes oxidative phosphorylation. NADH से NADPH बन रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ होगा और NADPH बनेगा और इस दौरान इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा, ठीक है।
None of the intermediates in the pathway are utilized to synthesize any other compound. वो कह रहे हैं कि ये जो बीच बीच में कुछ और प्रोडक्ट्स बन रहे थे वो यहीं पर हैं, वो किसी और रिएक्शन में कुछ और काम करने के लिए नहीं गए, कोई और कंपाउंड नहीं बना रहे. ग्लूकोज ही यूज़ हो रहा है एंड नो अदर ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट आर एंटरिंग इन द पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेजेस. ग्लूकोज से रिएक्शन स्टार्ट हुआ था ग्लाइकोलाइसिस और वही आगे कंटिन्यू में चल रहा है, कोई और बीच में अलग से नया एडिशन नहीं है. ठीक है, ये उन्होंने बातें सोची. स्टार्टिंग में ये पॉइंट्स थी और कितने एटीपी यूटिलाइज हुए, कितने बने, तो उन्होंने देखा 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का नेट गेन हुआ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें मिले, बीच में कुछ यूज़ होने के बाद, कंज्यूम होने के बाद की बात बता रहे हैं. ठीक है, अब आ गया कंपैरिजन बिटवीन फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. फर्मेंटेशन क्या था? एनारोबिक, जिसके अंदर क्या बनता है? इथेनॉल. ठीक है, फर्मेंटेशन कहाँ पर है? उसमें एनारोबिक कंडीशन के लिए जो भी लोग हैं, जैसे यीस्ट हो गया. ओके, तो इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है. फर्मेंटेशन नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनता है, और एरोबिक में तो भी हमने देखा बहुत सारे बनते हैं. और थर्ड डिफरेंस है NADH इज ऑक्सीडाइज टू NAD रेदर स्लोली इन फर्मेंटेशन, और एरोबिक में ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट होता है. ठीक है, अब इसके बाद आपका ये रह गया टॉपिक रेस्पिरेटरी कोशेंट वाला. अच्छा, एक ये एम्फीबोलिक पाथवे समझ लो पहले. एम्फी मतलब जो दो जगह हो, जैसे एम्फीबियंस है ना, लैंड में भी रहते हैं, पानी में भी हो सकते हैं. तो एम्फीबोलिक पाथवे ऐसा पाथवे जो दो तरीके से चल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर ग्लूकोज हम नॉर्मली कह रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की ग्लूकोज की बात हो रही है, उसके अलावा बॉडी फैट से भी एनर्जी बना लेती है, बॉडी प्रोटीन से भी बना लेती है. तो ये बॉडी में क्या प्रेजेंट है वो घूम फिर के आगे जाके क्या बनेगा. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस वाले पाथवे में कैसे एंट्री लेगा या ग्लाइकोलाइसिस से सेकेंड स्टेप में लेगा, उसकी बात होती है. ठीक है, अच्छा, आपने वो हमने मेटाबॉलिज्म में सीखा था एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, है ना. एनाबॉल मतलब कुछ नया बना, कैटाबॉलिज्म मतलब कुछ ब्रेक डाउन होना. रेस्पिरेशन में दोनों काम हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन भी हो रहा है और कुछ बन भी रहा है. इसीलिए रेस्पिरेशन को हम एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही हैं, दोनों टाइप के रिएक्शंस हो रहे हैं. ओके, रेस्पिरेटरी पाथवे इन्वॉल्व्स बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, इसीलिए से हम एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए, बीच वाला तो हमने देख लिया. कार्बोहाइड्रेट में सिंपल शुगर वुगर जो भी कुछ है, ग्लाइकोलिसिस करेगी, पायरुविक एसिड बनेगा, फिर वो TCA साइकिल क्रेब्स साइकिल में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. ठीक है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन्स है, हमने जो प्रोटीन्स खाए हैं उससे एनर्जी कैसे बन रही है? पहले बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी, अमीनो एसिड्स बनाएगी, है ना. अमीनो एसिड्स फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे पायरुविक एसिड में, और फिर वो इसी प्रोसेस में आगे चल के कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे और एनर्जी बनाएंगे. फैट्स हम अगर खा रहे हैं या हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर है उनका क्या होता है? पहले बॉडी उसको फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करती है. फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दो रास्ते हैं इनके पास, या तो वो यहाँ से ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर जाए, ठीक है, या डायरेक्टली फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A बन के आगे प्रोसेस में एंट्री ले ले, और फिर हमें वही आगे का प्रोसेस कर दे. ठीक है, तो
बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट कम है, फैट्स हैं, तो फैट से बॉडी एनर्जी, अगर हम 3 दिन खाना नहीं खाएं, रोटी नहीं खाई, तो हमारे बॉडी में जो फैट स्टोर है वो कंज्यूम होगा, है ना, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हम प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हैं तो प्रोटीन का एनर्जी देगा, ठीक है। अच्छा, अब किस कंपाउंड से कितनी एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट। ओके, the ratio of volume of carbon dioxide evolved to the oxygen consumed is called the respiratory quotient. RQ is equal to volume of carbon dioxide evolved upon volume of oxygen consumed. ठीक है, और इस फॉर्मूले को यूज़ करके कैलकुलेट किया गया, रेशो निकाली गई, तो क्या क्या वैल्यूज़ आई, ये देखिए। फैट्स में वैल्यू आई <1, ये ग्लूकोज की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। फैट्स में आई 1 कम, प्रोटीन में आई 0.9, तो एक आ रही है 1, एक है 0.7 और एक है 0.9। तो सबसे बढ़िया रिजल्ट किसने दिया, जिसकी वैल्यू 1 आई कंप्लीट, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद सेकंड नंबर कौन है, प्रोटीन्स, थर्ड है फैट्स। तो जब RQ जो ज़्यादा दे रहा है वो हमारे लिए बेटर एनर्जी सोर्स होगा। ओके, तो ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी कोशेंट। अब आपने ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल सब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस पता होना चाहिए, लैक्टिक एसिड कब बन रहा है, इथेनॉल कब बन रहा है, और ये RQ, ठीक है, रेस्पिरेटरी कोशेंट, डेफिनेशन प्लस ये कंपैरिजन, ये अच्छे से कर लीजिए।